अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। रात के 11 बजे वो सुनसान और अंधेरे में लिपटी सड़क पर तेजी से अपनी गाड़ी भगाए चला जा रहा था। सड़क के दोनों जानिब घने पेड़ मौजूद थे। ये सड़क कदरे वीरान इलाके में थी, कोई रोशनी का इंतजाम न था। उसने गाड़ी की हेडलाइट्स मुसलसल ऑन रखी हुई थी, जिनकी रोशनी में माहौल और हैबतनाक दिखाई दे रहा था। अभी उसने एक मोड़ ही काटा था कि उसे हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत सड़क किनारे बैठी नजर आई। वो हैरान हुआ कि इस वक्त इस सुनसान सी जगह पर ये औरत क्या कर रही है। उसने उसके पास जाकर ब्रेक लगाई और नीचे उतर आया। वो ज़रा भी न घबराया। वो औरत के पास गया और देखा उसके करीब ही ज़मीन पर कुछ शॉपिंग बैग्स पड़े थे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं बहन? उसने शाइस्तगी से सवाल किया। उस औरत ने सर उठाकर उसे देखा। आज पहली बार अपने बेटे की सालगिरह मनाने का सोचा था और उसके लिए सामान खरीदने बाजार चली गई, मगर कमबख्त टैक्सी वाला को न जाने क्या हुआ कि यहाँ पर आकर कहने लगा कि मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है, मैं यहीं से वापस जाना चाहता हूँ। पेट्रोल कम है या क्या, मुझे मालूम नहीं वो क्यों उज़र पेश कर रहा था। मुझे यहीं उतार कर वो चला गया। वो अफसरदगी से बोली। उसे बहुत अफसोस हुआ। क्या उस बदबख्त ने यह भी नहीं सोचा कि एक औरत इतनी दूर चलकर कैसी जाएगी? उसने बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़कर उस औरत के शॉपिंग बैग्स उठा लिए। चलिए बहन, मेरे साथ बैठिए गाड़ी में, अब मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसने औरत को अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा लिया। तुम्हारा नाम क्या है और इस वक्त कहाँ जा रहे हो, वो भी इस ख़राब मौसम में? कुछ देर गुजरने के बाद उस खूबरू औरत ने, जिसकी उम्र 40-45 साल होगी, उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा नाम जाहिद है, आज अपने ऑफिस से लेट निकला हूँ तो शॉर्टकट लेते हुए इसी तरफ निकल आया। उसने जवाब दिया तो वो जाहिद को रास्ता बताने लगी। मगर इस तरफ से तो बहुत कम लोग आते जाते हैं, तुम्हें इस तरफ से नहीं आना जाना चाहिए। वो हैरान सी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मगर आप भी तो इसी तरफ रहती हैं, आखिर लोगों का आना जाना तो होगा। उसकी बात पर वो खामोश होकर सिर्फ सर हिलाकर रह गई। चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे दरख्तों के झुंड और झाड़ियों के बीच में एक पुरानी सी हवेली नजर आई। बस भाई, इसी हवेली के पास गाड़ी रोक लो, उस औरत ने कहा तो जाहिद ने गाड़ी को हवेली के गेट के पास ले जाकर रोक दिया। आओ तुम भी हमारी खुशी में कुछ देर के लिए हिस्सा बन जाओ। जाहिद इनकार करना चाहता था, मगर वो क्यों न जाने ऐसा न कर पाया। वो औरत लगता था अपने बेटे की सालगिरह बड़ी खुशी से मना रही थी। अपने बेटे के लिए सालगिरह की चीज़ें खरीद कर उसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी थी। वो ना चाहते हुए भी बड़े अजीब से अंदाज में गाड़ी से नीचे उतर आया। उस औरत की यह हवेली खासी बुलंदो बाला थी, जिसका रंग अब काफ़ी उड़ चुका था। बहुत सारी जगहों पर तो काई जम चुकी थी। अंधेरे में वो किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी, मगर अपने वक्त की निहायत शानो शौकत वाली हवेली होगी, वो सोचता हुआ उस औरत के पीछे चल पड़ा। वो औरत जल्दी से मेज़ पर चीज़ें सेट करने लगी। जाहिद भी उसकी मदद करने लगा। क्या आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है। बताया तो है कि उसी की सालगिरह का सामान खरीदने के लिए करीबी बाजार में गई थी। कुछ साल पहले मेरे मियाँ का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अब मैं और मेरा बेटा दोनों यहाँ रहते हैं। वो अफसरदा से लहजे में बोली। ओह, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। वो तेजी से कहती हुई एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा भी था, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसने सर झुका रखा था और पी कैप पहनी हुई थी। जाहिद ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। औरत ने उसकी सवालिया निगाहों की नज़रअंदाज करते हुए माचिस उठाकर मोमबत्तियां जलाने लगी। अचानक लाइट चली गई और हर तरफ जैसे अंधेरा फैल गया। जाहिद तो बदहवास सा होने लगा। उसकी छठी हिस्स उसे एहसास दिला रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है, ये बहुत दूर है ना शहर से, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। वो उसे दिलासा देते हुए मोमबत्तियों की रोशनी में उसका चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन जो चीज़ जाहिद को खटक रही थी कि ये उसने एक बार भी उस बच्चे को हरकत करते या बोलते नहीं देखा था। वो मैं प्लेट्स रखना तो भूल ही गई, ज़रा किचन से प्लेट्स तो ले आओ जाहिद। औरत ने हाथ के इशारे से उसे किचन का रास्ता दिखाया। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किचन की तरफ बढ़ गया। अभी वो किचन में प्लेट्स ढूंढ रहा था कि उसे उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मुख्तलिफ ख्यालात में गुम खड़ा था जब अचानक
किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पलटा। वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अरे इतनी देर कर दी तुमने प्लेटें लाने में, चलो तुम जाओ, मैं प्लेटें लेकर आती हूँ। अब जाहिद के हवास मुअत्तल होने लगे। वो चुपचाप आकर उस बच्चे के करीब बैठ गया। उसको एक और ख्याल आया। उसने बच्चे की ठोड़ी पर हाथ रखा और उसका चेहरा बुलंद करके उसे मुखातिब किया। बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हैं, कोई बात करें ना। आज आपकी सालगिरह है और आपकी उम्र के बच्चे तो हंसते बोलते और खेलते हैं। मगर जैसे ही उसका चेहरा ऊपर उठने पर जाहिद की नज़र उस पर पड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। उस बच्चे का चेहरा खून में लथपथ था और माथे पर एक गहरी चोट थी और उसकी आंखें भी बंद थीं। जाहिद ने तेजी से उसकी नब्ज चेक की तो उसका दिल धक से रह गया। वो बच्चा तो मरा हुआ था। जाहिद ये हालत देखकर घबरा गया और फौरन वहां से उठा। इतने में उसकी निगाह किचन से निकलती हुई उस औरत पर पड़ी जिसने हाथ में प्लेटें उठा रखी थी। मोमबत्ती की रोशनी में उस औरत का चेहरा भी उसे बड़ा भयानक लगा। जाहिद जल्दी से भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। उसे पीछे औरत की आवाज़ें सुनाई दी। अरे जाहिद कहाँ चले, क्या हमारी खुशी में शरीक नहीं होगे? अरे रुको तो, क्या हुआ? मगर जाहिद सुनी अनसुनी करते हुए दौड़ता हुआ बाहर आ गया। गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। तेज भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसकी नज़र हवेली पर थी। रात के सन्नाटे में हवेली का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में सवार हो गया। इतने में उसे हवेली के दरवाजे से वही औरत बाहर आती हुई दिखाई दी जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रही थी। मगर जाहिद अब किसी सूरत वहाँ रुकना नहीं चाहता था। इससे पहले कि वो औरत गाड़ी के करीब पहुंचती, जाहिद ने गाड़ी स्टार्ट की और आंधी और तूफान की रफ्तार से गाड़ी को भगाकर सड़क पर ले आया। सारे रास्ते उसका दिल अनजाने खौफ से बेतहाशा धड़क रहा था। ये औरत कौन थी? इस वीराने में क्यों खड़ी थी? और हवेली में वो बच्चा, ओ मेरे खुदा, वो बच्चा तो मरा हुआ था और वो कह रही थी कि वो उसकी सालगिरह मनाना चाहती है। आखिर ये राज क्या है? ये क्या इसरार था? वो घर पहुंचते ही बेदम होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सामने वॉल क्लॉक पर दिन के 11 बज रहे थे। उसे हल्का हल्का बुखार हो रहा था। उसने अपने घर पर किसी से इस वाकया का जिक्र नहीं किया। शाम तक उसकी तबीयत तो संभल गई, मगर उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। वो फौरन फ्रेश होने के बाद चाबियां उठाकर गाड़ी स्टार्ट करके अपने दोस्त के पास पुलिस स्टेशन में पहुंचा। इंस्पेक्टर अशरफ उसका कॉलेज टाइम का दोस्त था। उन दोनों की खासी गहरी दोस्ती और आपस में बड़ी बेतकल्लुफी थी। जाहिद ने उसे अपने साथ रात को पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। इंस्पेक्टर अशरफ ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। अब तुम क्या चाहते हो? अशरफ ने पूछा। जाहिद ने कहा कि मैं उस हवेली के बारे में जानना चाहता हूँ। वो औरत कौन है और उसके बेटे को किसने मार डाला? वो तो कह रही थी कि वो अपने बेटे की सालगिरह मनाना चाहती है, मगर हवेली का माहौल बड़ा पुरस्कार था। अशरफ उसकी बात सुनकर कहने लगा, हमें चलकर वहाँ जायज़ा लेना होगा। फिर वो उसे लेकर अपने साथ मौका वारदात पर पहुंचा, जहां पर उसने उस हवेली में मौजूद औरत और उसके बेटे को देखा था। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हवेली पर पुराना जंग आलूद ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा जाने के बाद जब हवेली में घुसकर देखा तो ऐसा लगता था जैसे हवेली पिछले कई सालों से बंद पड़ी हो। हवेली का ताला तोड़ना और वो भी बगैर उसके मालिक की इजाज़त के एक गलत फेल था, मगर चूंकि इंस्पेक्टर अशरफ इंस्पेक्टर था इसलिए उसके पास इख्तियार था और उसके पास मौका का गवाह भी था कि इस आदमी के साथ रात को एक हादसा पेश आया है। उन्होंने घूम फिर कर पूरी हवेली की तलाशी की। उन्हें हवेली में से कोई आदमी बरामद न हुआ। पूरी हवेली यूं सुनसान और वीरान पड़ी थी जैसे कई सालों से इस हवेली में कोई इंसान भी दाखिल न हुआ हो। काफ़ी देर वो उस हवेली की तलाशी लेते रहे। सिर्फ एक हैरत अंगेज चीज़ उन्हें हवेली में मिली। सीढ़ियों के पास उन्हें खून के धब्बे नजर आए जो शायद उस बच्चे के ही होंगे, मगर बच्चे का तो कहीं नामो निशान न था। वो चोट शायद उसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से कभी आई होगी। उसके बाद उन्हें बेड पर भी एक जगह खून के धब्बे पड़े दिखाई दिए। काफी देर सर खपाने के बाद इंस्पेक्टर अशरफ और जाहिद मायूस होकर हवेली से बाहर निकल आए। जाहिद की बेचैनी और बढ़ गई, उसका तजस्सुस और बढ़ गया। उसने इंस्पेक्टर अशरफ से कहा कि इस हवेली के मालिक का पता करना चाहिए, उसी से हमें सही हालात का इल्म होगा। फिर उन्होंने हवेली के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला हवेली वहां से चंद किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहने वाले एक आदमी की मलकियत थी। मलकियत तो उसकी भी ना थी, मगर उसके भाई की थी जो मर चुका था। उस आदमी का नाम जहादाद खान था। इंस्पेक्टर अशरफ और जाहिद दोनों उसके पास पहुंचे और उससे मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि ये हवेली मेरे भाई ने बड़े चाव से बनाई थी। ये हवेली हमारी आबाई ज़मीनों पर बनाई गई थी।
सुल्तान खान मेरा भाई बैरून मुल्क से काफ़ी दौलत कमा कर लाया था और चाहता था कि एक अच्छी रिहाइश का बनवाए। वो हमारे साथ गांव में रहना नहीं चाहता था। उसने शहर की एक मॉडर्न औरत से शादी की थी। शायद यही वजह थी कि वो अपनी मर्जी की एक आलीशान हवेली बनवाकर उसमें रहना चाहते थे। ये तो महज एक बहाना था। वो तो दरअसल इस गांव में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने मेरे भाई को वर्गलाया। उसी ने जिद करके वालिद साहब से अपनी बात मनवा ली और सड़क किनारे अपनी आबाई ज़मीनों पर एक शानदार हवेली बनवाई। वालिद साहब ने मना भी किया। उनके मना करने के पीछे एक राज था। हमारे खानदानी बड़े बूढ़ों के कहने के मुताबिक हमारी इस जगह मौजूद ज़मीनों पर कुछ आसेबी इसरार पाए जाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे गांव में बात मशहूर थी कि हमारी ये जगह भारी है। यहाँ पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए। यहाँ कुछ भी तामीर करना चाहा या फसल काश्त करनी चाहिए तो उसमें रुकावटें पैदा होना शुरू हो गई। अगर फसल काश्त करना चाहिए तो यहाँ पर हमने जिन लोगों को काम करने के लिए भेजा उनमें से कुछ लोग मजनून हो गए और कुछ मारे गए। इस वजह से तंग आकर हमारे ख़ानदान के लोगों ने इन ज़मीनों को इनके हाल पर छोड़ दिया। वालिद साहब के मना करने की यही वजह थी, मगर उसकी बीवी और भाई ने इस बात को ज़िद जानकर इस पर तामीर शुरू कर दी और फिर बिलाखिर एक दिन इस हवेली में आकर बस गए। इस हवेली के अलावा इस जगह आगे पीछे कोई मकान नहीं था। इस हवेली में रहते हुए उन्हें 2 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया। उनका एक बेटा भी हुआ, मगर उसके बाद से फिर उनके हालात ऐसे ख़राब होना शुरू हुए कि जिनकी वजह से एक रोज़ हवेली उजड़ कर रह गई। उस औरत ने तो हमसे मेल मिलाप ख़त्म कर दिया। भाई कभी कभार हमें मिलने के लिए आता तो उसके चेहरे पर खौफ और अजीब सी बेचैनी होती। वालिद साहब ने कई बार पूछने की हिम्मत की, मगर वो सही तरह जवाब ना दे पाया। वालिद साहब जानते थे कि वो किसी न किसी जहनी उलझन का शिकार है और उसके पीछे वही हवेली कार फरमा है। एक रोज़ मेरे वालिद साहब अपने पोते की मोहब्बत में और अपने बेटे की मोहब्बत में उनसे मिलने के लिए हवेली पहुंचे तो आगे एक रूह फरसा मंजर उनकी आंखों ने देखा। मेरे भाई के बेटे यानी मेरे भतीजे की लाश खून में लथपथ वहां पड़ी थी और उसके बिस्तर पर उसकी बीवी यानी मेरी भाभी भी मुर्दा हालत में मौजूद थी, मगर मेरे भाई का कुछ अता पता न था। हम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। भाई का कुछ अता पता न था। लोगों में चहमगोइयाँ होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने अपने बच्चे और बीवी को मारकर खुद यहाँ से फरार हो गया, मगर हम इस बात को मानने पर तैयार न थे। आखिर भाई की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने भी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। पूरे 1 रोज़ के बाद हमें भाई की उधड़ी हुई और तशद्दुद ज़दा लाश करीबी खेतों से मिली। तफ्तीश चलती रही, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, मगर कुछ पता न चल सका। आखिर मेरे भाई, उसकी बीवी और बच्चे को किसने कत्ल कर डाला। 6 महीने में बीमार रहने के बाद मेरे वालिद साहब भी भाई के गम में मौत से जा लगे। मेरे वालिद को मेरे बड़े भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी। शायद उसकी मौत और उसके बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सके। पीछे मैं रह गया अकेला। मैं आखिर क्या करता। वो ज़मीनें किसी काम की नहीं थी, ना कोई उन्हें ख़रीदा था, ना हम उनसे कुछ फ़ायदा ले सकते थे। हवेली में कोई रहने को तैयार नहीं था, ना उसे किसी किराए पर चढ़ा सकते थे, और मुझे वैसे भी उस हवेली से नफ़रत सी महसूस होने लगी। तंग आकर मैंने उस हवेली को हमेशा के लिए मुकफ़ल कर दिया, यानी उसे हमेशा के लिए ताला लगाकर बंद कर दिया। तब से हमारा उस हवेली की तरफ आना जाना ही नहीं। हमें नहीं मालूम कि आप किस सिलसिले में तफ्तीश करने आए हैं। आज उस हवेली को बंद हुए 35 साल के ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और जहाँ तक हमें मालूम है साल भर में ही इस केस को फाइलों में बंद कर दिया गया, क्योंकि इतनी तफ्तीश के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। आखिर आप किस किस्म की मालूमात चाहते हैं? उसने मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अशरफ कुछ और कहता, मैंने इंस्पेक्टर अशरफ को उठने का कहा और हम दोनों वहां से उठकर थके थके कदमों से बाहर की तरफ निकल पड़े। बाहर निकलते हुए मैंने इंस्पेक्टर अशरफ के चेहरे की तरफ देखा, जिसके होंठों पर एक मज़हका खेस मुस्कुराहट थी। शायद उसे भी मेरे साथ गुजरने वाले वाक़े का यकीन नहीं आया था, या शायद इसे वो महज मेरा वहम समझ रहा था। मगर वापस घर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था, आखिर किसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ मैंने देखा वो सच था। मेरी वाकई उस औरत और उस बच्चे से मुलाकात हुई थी। उस औरत को खुद मैंने बाकायमी होशो हवास लिफ्ट दी थी और उसे हवेली के अंदर भी छोड़ कर आया था। उस औरत को मैंने देखा और उस बच्चे को, मगर ये सब कुछ गुजर चुका था और मैं हरफ बहरफ सच कह रहा हूँ। मगर अफसोस कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा।